हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कलाम का जो माइनोस्टिक्स है, देखिएगा उसका जो सिलेबस है, उसका जो पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, रणथंभौर के चौहान शासक विनायक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। देखो, रणथंभौर के चौहान शासक विनायक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसमें विनायक की क्या हुई, पृथ्वी में मारा गया। फिर रणथंभौर शासक कौन सा था? जयकर सिंह चौहान। कायम कब था? 1253 तिरपन तथा 1253 तथा 1297 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने बलबन के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रणथंभौर के शासक जयकर सिंह के चौहान के समय 1253 तथा 1297 ईस्वी में सुल्तान दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने बलबन के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जालौर के शासक उदय सिंह चौहान के समय 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। आक्रमण में दिल्ली इस आक्रमण में इस आक्रमण में इल्तुतमिश ने हुज्जुद्दीन बख्तियार नसीरुद्दीन मदीन शाह गजियुद्दीन नामक अमीरों को भेजा। युद्ध के पश्चात दोनों शक्तियों के मध्य संधि हुई। जालौर के शासक उदय सिंह चौहान के समय 1298 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में इल्तुतमिश ने हुज्जुद्दीन बख्तियार नसीरुद्दीन मदीन शाह गजियुद्दीन नामक अमीरों को भेजा। युद्ध के पश्चात दोनों शक्तियों के मध्य संधि हुई थी। वर्ष 1556 ईस्वी में सुल्तान के सौतेले भाई कुतलू खान विद्रोह कर मेवाड़ शासक राव जय सिंह की शरण में आया। 1255 छप्पन ईस्वी में सुल्तान के सौतेले भाई कुतलू खान विद्रोह कर मेवाड़ शासक राव जय तेज सिंह की शरण में आया, जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने बलबन को भेजा, लेकिन बलबन परास्त हुआ। जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने बलबन को भेजा, लेकिन बलबन परास्त हुआ। राणाकुंभ प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली और मालवा के राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं। राणाकुंभ प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली और मालवा के सुल्तान कौन था? राणा कुंभा को क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। राणा अमीर ने 1356 ईस्वी के सिंगोली युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। अमीर ने जो है 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध में दिल्ली का जो सुल्तान है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का अधिकार करके जालोर दुर्ग का नाम बदल कर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने जलाऊ अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग का अधिकार करके जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? जलालाबाद कर दिया। मलिक नायब को जालोर का किलेदार नियुक्त कर दिया। जो मलिक नायब है उसको क्या किया था? जालोर का किलेदार नियुक्त कर दिया था। पानीपत लड़ाई में इब्राहिम लोधी की पराजय की सूचना मिलने पर राणा सांगा ने राजस्थान के उन भागों पर अधिकार स्थापित करना आरंभ कर दिया जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। राणा राणा सांगा ने हसन को निकाल कर रणथंभौर से 10 मील दूर खंडर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। देखो, माना पानीपत लड़ाई में इब्राहिम लोधी के पराजय की सूचना मिलने पर राणा सांगा ने राजस्थान के उन भागों पर अधिकार स्थापित करना आरंभ कर दिया जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। राणा सांगा ने हसन को निकालकर रणथंभौर से 10 मील दूर खंडार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। देखो, राणा सांगा का सामना करने के लिए बाबर ने दक्षिण पश्चिम सीमाओं में से धौलपुर, कालपी तथा बयाना पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा का सामना करने के लिए बाबर ने दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर ऐसे धौलपुर, कालपी तथा बयाना पर अधिकार कर लिया था। उस समय बयाना पर राणा सांगा का अधिकार था उस समय बयाना पर राणा सांगा का अधिकार था और निजाम का नमक मुसलमान को सांगा ने जागीर के रूप में दे रखा था। और निजाम का नमक मुसलमानों को सांगा ने जागीर के रूप में दे रखा था। जब बाबर ने बयाना के किले को इश्क आका का नेतृत्व में भेजी थी जब बाबर ने बयाने के किले को लेने के लिए इश्क आका के नेतृत्व में सेना भेजी, तो निजाम खां का भाई आलम खां बाबर से मिल गया था। तो निजाम खां का भाई जो आलम खां था वो बाबर से मिल गया तथा किले को सुपुर्द करवा दिया। और क्या हुआ? किले को सुपुर्द करवा दिया। शाहबाज ने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में अपने द्वितीय अभियान के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग को अधिकार किया। शाहबाज ने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में अपने द्वितीय अभियान के माध्यम से कुंभलगढ़ दुर्ग को अधिकार किया। उस समय एक कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार महाराणा प्रताप ने बाल कोलगरा सिंगल को बयाना था जो इस युद्ध में मारा गया था। इसके साथ ही सुजा भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। शाहबाज ने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में अपने द्वितीय अभियान के माध्यम से कुंभलगढ़ दुर्ग को अधिकार किया। उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार महाराणा प्रताप ने बाल कोलगरा सिंगल को बनाया था। इस युद्ध में मारा गया। इसके साथ ही सुजा अभी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर देखो, 1657 में शाहबाज के बीमार होने पर मुगल राजकुमारों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। 1657 ईस्वी में शाहबाज के बीमार होने पर मुगल राजकुमारों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब ने इंद्रवत को राज सिंह के पास सहायता के भेजा। जिसमें क्या हुआ? औरंगजेब ने इंद्रवत को राज सिंह के पास सहायता के भेजा। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को 6,000 सवार कर दिया और ग्यास को बांसवाड़ा के प्रजा ने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिया। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को 6,000 सवार कर दिया और ग्यास को बांसवाड़ा के प्रजा ने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिया।
देखिए, दिसंबर 1557 में बिहार मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था। इस पद पर लगभग 7 वर्ष तक राम मान सिंह ने सोनभद्र नदी के किनारे स्थित रोहतास एक गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, देखो, दिसंबर 1587 में बिहार का मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर लगभग 7 वर्ष तक रहा था। मान सिंह ने सोनभद्र नदी के किनारे स्थित रोहतासगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बिहार की सूबेदारी के दौरान सर्वप्रथम मान सिंह ने गठजोड़ के राजा कुंभलगढ़ को परास्त कर अपना अधिकार किया था। बिहार की सूबेदारी के दौरान सर्वप्रथम मान सिंह ने गठजोड़ के राजा कुंभलगढ़ को परास्त कर अपनी अधीन बनाया। इसके पश्चात खुदरा के शासक रामचंद्र को परास्त किया। इसके पश्चात जो क्या है, खुदरा के शासक रामचंद्र को परास्त किया। बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने 1590 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने 1590 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कुतुलु का पठान था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? कुतुलु का पठान था। अभियान के दौरान कुतुलु की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र नासिर का शासक बन गया। ये अभियान के दौरान कुतुब की मृत्यु होने के पश्चात उनका पुत्र नासिर का शासक बना, जिसे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसने मुगलों की क्या करी, अधीनता स्वीकार कर ली तथा 150 आते हुए अन्य उपहार भेंट किए, और 150 आते हुए अन्य उपहार भेंट किए। मान सिंह ने इस सर्वप्रथम उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। मान सिंह ने इस सर्वप्रथम उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मान सिंह ने इस सर्वप्रथम उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। फिर देखो, बंगाल की सूबेदारी के दौरान कुछ बिहार में ग्रह कलह आरंभ हो गई। वहां के राजा लक्ष्मण नारायण ने अपने भातरा राघव के विरुद्ध मान सिंह से सहायता मांगी। देखो, बंगाल की सूबेदारी के दौरान कुछ बिहार में ग्रह कलह आरंभ हो गई। वहां के राजा लक्ष्मण नारायण ने अपनी भातरा राघव के विरुद्ध मान सिंह से सहायता मांगी। उधर राघव ने ईसा खान सुलेमान खान से सहायता मांगी। उधर राघव ने ईसा खान सुलेमान खान से सहायता मांगी। लक्ष्मण नारायण ने मान सिंह के साथ एक संधि 1596 में एक मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। देखो, लक्ष्मण नारायण ने मान सिंह के साथ एक संधि 1596 में कर मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लिया तथा अपनी बहन अबला देवी का विवाह मान सिंह के साथ कर दिया तथा अपनी बहन अबला देवी का विवाह जो है किसके साथ कर दिया? मान सिंह के साथ कर दिया। इस प्रकार कुछ बिहार मुगल प्रभाव में आ गया। इस प्रकार कुछ बिहार मुगल प्रभाव में आ गया। इस अभियान के उपरांत मान सिंह बीमार पड़ गया। इस अभियान के उपरांत मान सिंह बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए ईसा खान तथा मासूम खां काबुली ने विद्रोह किया। उसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए ईसा खान तथा मासूम खां काबुली ने विद्रोह किया, जिसे मान सिंह ने हिम्मत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर दबाया। जिसे जो मान सिंह ने जो हिम्मत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर दबाया था। फिर देखो, रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था। रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तथा अकबर ने चंद्रसेन को अधीन करने के लिए सेनाएं भेजी। इस मुगल विरोध में राव और सुखराज कल्ला पतारापुर देवीदास आदि चंद्रसेन के सहयोगी रहे थे। अतः अकबर ने चंद्रसेन को अधीन के लिए सेनाएं भेजी। इस मुगल विरोध में राव सुखराज कल्ला पतारापुर देवीदास आदि चंद्रसेन के सहयोगी रहे थे। देखो, राय सिंह अपने पिता कल्याणमल के साथ ही 1570 के नागौर दरबार में मुगल सेवा में चला गया था। राय सिंह जो अपने पिता कल्याणमल के साथ 1570 में 1570 के नागौर दरबार में मुगल सेवा में चला गया था। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 मनसब का प्राप्त था। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 मनसब प्राप्त तथा अकबर 4000 जहांगीर 5000 अकबर ने राय सिंह को 1572 और 1581 तक 2 बार जोधपुर मारवाड़ का प्रशासन नियुक्त किया था। अकबर ने राय सिंह को 1572 और 81 तक 2 बार जोधपुर मारवाड़ का प्रशासन नियुक्त किया था। फिर देखो, रियासत पॉलिटिकल मारवाड़ जो है मेघभूषण कोटा का था, मेजर बटन सिरोही का था, जड्डी होल मेवाड़ का था, कैप्टन चावर्स। मारवाड़ का कौन था? कैप्टन मेघभूषण कोटा का था, मेजर बटन सिरोही का था, जड्डी होल और मेवाड़ का था कैप्टन चावर्स। देखो, 1557 में विद्रोह के कारण अजमेर स्थित शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु नियुक्त 15वीं बटालियन को हटाकर नैसराबाद भेज दिया गया और उसके स्थान पर अजमेर मेर बटालियन को नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के कारण अजमेर स्थित शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु 15वीं बटालियन को हटाकर नैसराबाद भेज दिया गया और इसके स्थान पर अजमेर में मेर बटालियन को नियुक्त किया गया था। फिर अवा युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह के पराजय व पलायन के बाद लंबिया के पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवा के सैनिकों का विरोध किया था। आवा युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह के पराजय व पलायन के बाद लंबिया के पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवा के सैनिकों का विरोध किया था। लंबिया के पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवा के सैनिकों का विरोध किया था। फिर देखो, अगस्त 1858 के लड़ाई के युद्ध में था तो पहले झालावाड़ राज्य की गोपाल नामक
गोपाल नमक सेना को पराजय किया और झालावाड़ की राजधानी गंगापटन पर अधिकार कर लिया। उस समय झालावाड़ का अशासक अति सिंह था। अगस्त 1858 के लड़ाई के युद्ध में तात्या टोपे का तात्या टोपे ने झालावाड़ राज्य की गोपाल नमक सेना को पराजित किया और झालावाड़ की राजधानी झालापटन पर अधिकार कर लिया। उस समय झालावाड़ का शासक अति सिंह था। फिर देखो केतरी के प्रशासक मांझी राणावत ने 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का सहयोग किया था। केतरी का प्रशासक कौन था? मांझी राणावत ने 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का सहयोग किया था। किसका विद्रोहियों का जो है सहयोग किया था? यह मैथ के क्वेश्चंस की सोल्यूशन के साथ ही देखेंगे। फिर देखो राजस्थान युवा संगम योजना, इसकी जो शुरुआत है 12 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर से हुई थी। कब? 12 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर से हुई थी। प्रशासनिक विभाग उद्योग और वाणिज्य विभाग, प्रशासनिक विभाग कौन सा है? उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान। प्रशासनिक विभाग कौन सा? उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान। उद्देश्य की अगर बात करें राजस्थान मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण व मार्जिन मनी उपलब्ध करवाना तथा सीजीटी एमसीई शुल्कों का पुनर्गठन करवाना। उद्देश्य देखिए राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण व मार्जिन मनी उपलब्ध करवाना तथा सीजीटी एमएसई शुल्क का पुनर्गठन करवाना। लक्ष्य की अगर बात करें सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। विभिन्न श्रेणियों में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। विभिन्न श्रेणियों में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। फिर प्रवर्तन अवधि 31 मार्च 2029 तक। प्रवर्तन अवधि देखें तो 31 मार्च 2029 तक। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण व प्रदत्त ब्याज अनुदान की अवधि 5 वर्ष तक होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण व ऋण पर ब्याज अनुदान की अवधि 5 वर्ष तक होगी। फिर देखो ऋण दात्री संस्थाएं देखें। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, ऋण दात्री संस्था कौन सा? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई द्वारा प्राधिकृत निजी निजी के क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राजस्थान वित्त निगम सीडीबी, राजस्थान वित्त निगम सीडीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कि देखो प्रेरणा अभियान 2.0 प्रदेश में 9 जनवरी से 9 प्रदेश में 19 जनवरी से 19 फरवरी 2025 तक जनतालिक समेकित समेकित बाल विकास योजना एसडीएस की ओर से प्रेरणा अभियान 2.0 संचालित किया गया था। प्रदेश में 19 जनवरी 20 फरवरी 2026 तक जनतालिक समेकित बाल विकास सेवा एसडीएस की ओर से प्रेरणा अभियान 2.0 संचालित किया गया। गर्भवती महिलाओं और यौवन वर्षों के बच्चों और आवासीय जिलों की किशोरियों का 100% पंजीकरण कर उन्हें स्वास्थ्य में पोषण सेवाओं से जोड़ना। गर्भवती महिलाओं ने 0 से 6 वर्ष के बच्चों और आकांक्षी जिलों की किशोरियों का 100% पंजीकरण कर उन्हें स्वास्थ्य व पोषण सेवा से जोड़ना। उद्देश्य की करवाते हैं माता पिता माता एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना। माता एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अभियान। पूरा नाम है प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। फिर देखो राजस्थान युवा नीति 2026 जारी होने की तिथि 12 जनवरी 2026। कब की? 12 जनवरी 2026। प्रशासनिक विभाग युवा मामले एवं खेल युवा प्रशासनिक विभाग युवा मामले एवं खेल विभाग नोडल एजेंसी बात करें। नोडल एजेंसी की बात करें राजस्थान युवा बोर्ड नोडल एजेंसी कौन सी? फिर देखें जो राजस्थान युवा नीति जो है 2026 उसकी जारी होने की 12 जनवरी 2026 प्रशासनिक विभाग में युवा मामले और खेल विभाग की नोडल एजेंसी राजस्थान युवा बोर्ड है। मिशन जल नीति के विषय की प्राप्ति से राज्य सरकार युवा मिशन प्रारंभ करेगी। फिर युवा की परिभाषा अगर देखें इस नीति में युवाओं को एक से व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष है। इस नीति में युवाओं को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया है जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य। फोकस देखें
नीति में 7 एकीकृत फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वर्ष 2026 से 2031 तक मापनीय लक्ष्य निर्धारित होंगे। तो यह राजस्थान युवा नीति 2026 से जारी होगी। इसके बाद 2026 प्रशासनिक विभाग जो युवा मामले विभाग जो युवा राजस्थान युवा बोर्ड है, मिशन देखेंगे कि विकास की राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद द्वारा मिशन का प्रारंभ करेगी युवा परिभाषा। इस नीति में युवाओं के को ऐसे निर्देश के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका युवा तरह से रुपये वर्ष के मध्य और फोकस देखें। इस नीति में 7 एकीकृत फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वर्ष 2026 से तक मापनीय लक्ष्य निर्धारित है। देखो क्रियान्वयन एजेंसी की अगर बात करें, स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी। कौन सी स्टेट लेवल पावर हाई कमेटी? नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री के अध्यक्षता में स्टेट लेवल की हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की अगर बात करें कि प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मामले एवं खेल विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल टास्क फोर्स की अगर बात करें, क्या है स्टेट लेवल टास्क फोर्स की अगर बात करें, तो मुख्य सचिव राज्य सरकार की अध्यक्षता में और मुख्य सचिव राज्य सरकार की अध्यक्षता में। कोर कमेटी की अगर बात करें, मुख्य सचिव युवा मामले व खेल विभाग के अध्यक्षता में। कोर कमेटी कौन सी? मुख्य सचिव युवा मामले व खेल विभाग के अध्यक्षता में। फिर देखो खेलो इंडिया बीच गेम्स की अगर बात करें, इसका आयोजन तो कितना हुआ था, 5 से 10 जनवरी 2026 तक 1,20,000 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन? 5 से 10 जनवरी 2026 तक गोखला बीच गेम में हुआ था। संस्थान जो है कौन सा द्वितीय? संस्थान कौन सा द्वितीय? पद में तालिका की अगर बात करें, कर्नाटक जो है 3 स्वर्ण जीते, रजत 2 जीते, कांस्य 6 जीते, कुल पदक कितने हो गए? 11। तमिलनाडु की अगर बात करें, उन्होंने स्वर्ण 3 जीते थे, रजत 2 जीते थे, कांस्य जो है वो कितने जीते? 3 जीते, और कुल पदक कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो मणिपुर की अगर बात करें तो स्वर्ण की जगह 2 और रजत की जगह है 2, और कांस्य के कितने? 2, टोटल कितने हो गए? 7। फिर देखो राजस्थान की अगर बात करें तो रजत की स्वर्ण की कितने? 2, रजत 0, और कांस्य जो है 3, तो और कुल पदक कितने हो गए? 5। फिर देखो कर्नाटक की अगर बात करो, कर्नाटक में कितने जीते हैं? टोटल 326, यानी कितने हो गए? 11। तमिलनाडु की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 323, यानी कि 8 हो गए टोटल। कितने? 8 हो गया। फिर देखो मणिपुर की अगर बात करें तो कितने हो गए? 322। कितने? 322। फिर अगर बात करें राजस्थान की अगर बात करें तो वो कौन सा रहता है? 203। टोटल कितने रहते हैं? 5। जो राजस्थान के पद विजेता की अगर बात करें, किसकी? राजस्थान के पद विजेता की अगर बात करें, तो देखिए राजस्थान पुरुष कबड्डी की टीम जो है उन्होंने स्वर्ण जीता था, और स्पर्धा जो है बीच कबड्डी। महिला कबड्डी टीम की अगर बात करें, स्वर्ण पदक और बीच कबड्डी स्पर्धा में सूरज गौड़ा जो है कांस्य जीता था। पेन का खिलाफ 17 की। जो रवि चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कांस्य जीता था। रवि चौधरी ने क्या जीता? कांस्य जीता। पेन का खिलाफ 90 किलोग्राम। पेन का क्या है? खिलाफ 90 किलोग्राम। फिर देखो चेनाराम की अगर बात करें, किसकी? चेनाराम की। उन्होंने कांस्य जीता था। क्या जीता था? कांस्य जीता। पेन का खिलाफ 95 ग्राम। पेन का खिलाफ जीता था 95 ग्राम। राजस्थान की पुरुष एवं महिला कबड्डी टीमों ने हरियाणा की पुरुष एवं महिला कबड्डी टीमों को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने हरियाणा के पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। फिर देखो ग्राम उत्थान शिविर 2026 की अगर बात करें, किसकी? ग्राम उत्थान शिविर 2026 के आयोजन जो है 23 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 2 चरणों में परिवेश के 2,389 गिरदावर जिलों पर। ग्राम उत्थान शिविर 2026 की अगर बात करें, आयोजन तो 23 जनवरी 9 फरवरी 2026 है। कौन सा है? 23 जनवरी 9 फरवरी 2026 तक 2 चरणों में परिवेश 2,389 गिरदावर जिलों पर। चरण फर्स्ट की अगर बात करें, 23 से 25 जनवरी 2026। चरण फर्स्ट है 23 से 25 जनवरी 2026। चरण 2 जो है 1 फरवरी और 5 1 फरवरी में 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी 2026 है। नोडल विभाग की अगर बात करें, नोडल विभाग कौन सा है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। कौन सा है नोडल विभाग? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राजस्थान। शामली विभाग की अगर बात करें, कौन सा शामली विभाग की अगर बात करें तो कौन सा? कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संवर्धन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सहित कुल 12 विभाग
शामिल विभाग की अगर बात करें तो पशुधन की कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन और ऊर्जा उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सहित कुल 12 विभाग। प्लॉट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वदेशी बुलेटिन के दौरान इन शिविरों में 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख है। फरवरी माह की स्वदेशी बुलेटिन के दौरान कौन है? फरवरी माह की स्वदेशी बुलेटिन के दौरान इन शिविरों में 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की उल्लेख है। फिर देखो गेम जेम की अगर बात करें, किसकी गेम जेम? राजस्थान का डिजी टेस्ट के दौरान आउटलुक आउटलुक रीस फोन और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के नोडविन गेमिंग द्वारा डेवलपमेंट प्रतियोगिता में गेम गेम के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। इसके विजेता निविन वफा है। गेम गेम राजस्थान डिजी टेस्ट के दौरान आउटलुक रीस फोन और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के नोडविन गेमिंग द्वारा गेम डेवलपर प्रतियोगिता गेम गेम के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। इसके विजेता निम्नानुसार है। असम की अगर बात करें, मिक्स एडिटिव यूनिवर्सिटी पुणे की एल्डर मॉक इंटरेक्टिव टीम 1 लाख रुपए तक। असम मिक्स एडिटिव यूनिवर्सिटी पुणे की एल्डर मॉक इंटरएक्टिव टीम 1 लाख रुपए। द्वितीय की अगर बात करें, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की फिनिक्स टीम 50,000 रुपए। द्वितीय जो है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की फिनिक्स टीम 50,000 रुपए। तृतीय की अगर बात करें, करते ही अगर बात करें, रियाती भोपाल यूनिवर्सिटी की दिलीगो टीम 25,000 रुपए। फर्स्ट ये है जो है रियाती भोपाल यूनिवर्सिटी की दिलीगो टीम 2000 25,000 रुपए। फिर देखो पुस्तक की अगर बात करें, मेरी संसार जो है पंडित बुद्ध शर्मा। कौन है मेरी संसार यात्रा? पंडित बुद्ध शर्मा। मरुधरा के प्रेरणापुर। कौन है मरुधरा के प्रेरणापुर? राव शिवराज पाल सिंह। कौन है मरुधरा के प्रेरणापुर? राव शिवराज पाल सिंह। अटल संस्मरण की अगर बात करें, इसके अटल संस्मरण की बात करें तो वो अशोक टंडन। कौन है अशोक टंडन? इधर राजस्थान के 3 विशिष्ट जिलों को पद्म श्री पुरस्कार है। कितने? राजस्थान के 3 विशिष्ट जिलों को क्या मिला है? पद्म श्री पुरस्कार मिला है। 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के 3 विशिष्ट जिलों गफरुद्दीन मेवाती, जोगी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज एवं सगाराम भील को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। फिर देखो 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के 3 विशेष जगह गफरुद्दीन मेवाती जोगी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज एवं सगाराम भील को पद्म श्री पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार करने की घोषणा की है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी अलवर के भक्कम वादक गफरुद्दीन मेवाती को कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। गफरुद्दीन पांडुर का खड़ा विद्या के एकमात्र जीवित कलाकार है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो है अलवर के भक्कम वादक गफरुद्दीन मेवाती को कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। गफरुद्दीन पांडु का खड़ा विद्या के एकमात्र जीवित कलाकार है। तगाराम भील की बात करें, किसकी? तगाराम भील की बात करें, जैसे में निवासी अलगोजा वादक तगाराम भील उनको कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तगाराम भील की अगर बात करें, जिसमें निवासी अलविदा वादक तगाराम भील जिनको कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। स्वामी धर्मदेव महाराज। फिर अगर बात करें स्वामी धर्मदेव महाराज, श्री गंगानगर के निवासी स्वामी धर्मदेव महाराज को समाज सेवा क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। श्री गंगानगर के निवासी धर्मदेव समाज महाराज को समाज सेवा क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। देखो इसी दौरान राजस्थान मूल के पीयूष पांडे को कला क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से मरणोत्तर पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी दौरान राजस्थान के पीयूष पांडे को कला क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से मरणोत्तर पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। देखो मरुस महोत्सव 2026 की अगर बात करें, किसकी मरुस महोत्सव 2026 की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ था 25 जनवरी को पोखरण में तथा 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक सम जैसलमेर में। मरु महोत्सव 2026 की अगर बात करें, इसका आयोजन हुआ था 29 जनवरी को पोखरण में तथा 30 जनवरी से 29 जनवरी को पोखरण में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक 2026 तक सम जैसलमेर में। प्रतियोगिता की विजेता की अगर बात करें, मरुश्री 2026 जो है मनीष पवार, मिस ग्लोबल 2026 जो है कुसुम पवार, मिस ग्लोबल 2026 को कुसुम पवार, मिस्टर पोखरण जो है मलेशियन, मिस्टर पोखरण को मलेशियन, मिस पोखरण जो है वर्षा भाटी, मिसेज जैसलमेर जो है ताज। मरुश्री 2026 मनीष पवार, मिस ग्लोबल जो है 2026 जो है कुसुम पवार, मिस्टर पोखरण जो है मलेशियन, मिस पोखरण जो है वर्षा भाटी, मिसेज जैसलमेर जो है ताज। फिर राजस्थान क्षेत्रीय ये इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करें, क्या राजस्थान क्षेत्रीय इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की अगर बात करें, इसका आयोजन की अगर बात करें 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुर जयपुर में राजस्थान डिजिटल स्टाइल ग्लोबल समिट 2026 के दौरान है। राजस्थान क्षेत्रीय इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजन 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुर जयपुर में राजस्थान डिजिटल स्टाइल ग्लोबल समिट 2026 के दौरान
देखो आयोजक की अगर बात करें, कौन आयोजक है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। आयोजकों ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान। थीम अगर बात करें तो एआई सबकी पहुंच में सबके लिए, क्या है थीम? एआई सबकी पहुंच सबके लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राम शर्मा ने एआई एमएल पॉलिसी 2026 नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान एबीजीसी एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई एआई पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राम शर्मा ने राजस्थान राजस्थान एआई पॉलिसी 2026 2026 नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान एबीजीसी एक्सआर पोर्टल पर राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो यहाँ पर बात भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया था। फिर देखो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश एक को संवैधानिक कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को संवैधानिक कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों पर विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(5) के अनुसार संसद न्यायाधीश पर लगे आरोप के अन्वेषण तथा साबित करने की प्रक्रिया की विधि बनाकर विनियमित कर सकती है। इस शक्ति के तहत संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित कर इस प्रक्रिया को निर्धारण किया था। अनुच्छेद 124(5) के अनुसार संसद न्यायाधीश पर लगे आरोप के अन्वेषण तथा साबित करने की प्रक्रिया को विधि बनाकर विनियमित कर सकेगी। इस शक्ति के तहत संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित कर इस प्रक्रिया को निर्धारण किया। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन में लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव सदन के पीठासीन की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव सदन के पीठासीन की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्ताव पेश होने के उपरांत न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच के पीठासीन 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। प्रस्ताव पेश होने के उपरांत न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच हेतु पीठासीन 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा हो जाता है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई प्रख्यात नहीं होता। हो जाता है तीसरा को आता है तो प्रख्यात नहीं होता। तो अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा सामान्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायालय राष्ट्रपति तथा संबंधित न्यायाधीश की पूर्व से सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। भारत में न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय को अपनी निर्णयों को और पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर उच्चतम न्यायालय को अपनी निर्णयों को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। देखो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के ऐतिहासिक मामले में पहली बार भविष्य लक्ष्य निर्णय पर्सपेक्टिव और रूलिंग के सिद्धांत को अपनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव की अध्यक्षता वाली 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, लेकिन साथ ही यह निर्णय केवल भविष्य के संशोधनों पर लागू किया ताकि पिछले संवैधानिक काल में प्रावधान न। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के ऐतिहासिक मामले में पहली बार भविष्य लक्ष्य निर्णय पर्सपेक्टिव और रूलिंग के सिद्धांत को अपनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव की अध्यक्षता वाली 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, लेकिन साथ ही यह निर्णय केवल भविष्य के संशोधनों पर लागू किया, लेकिन यह निर्णय केवल भविष्य के संशोधनों पर लागू किया ताकि पिछले संवैधानिक कार्यों में व्यवधान न हो, ताकि पिछले संवैधानिक कार्यों में व्यवधान न हो। जो हम न्यायाधीशों की जनपूर्ति के अभाव में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पूर्व अनुमति सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखो
अनुच्छेद 127 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की गुणवत्ता के अभाव में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखो सीएससी और अन्य ईसीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश में की जाएगी। सीएससी और अन्य ईसीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश में की जाएगी। इसमें शामिल होंगे कि देखो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा, सदस्य जो है एक लोकसभा में विपक्ष का नेता, अध्यक्ष जो है एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य के रूप में संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक सदस्य के रूप में संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री के देखो यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली, यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली तो लोकसभा में सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल का नेता विपक्ष नेता समझा जाएगा। तो लोकसभा में सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल का नेता विपक्ष का नेता समझा जाएगा। फिर देखो मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कुछ नवाचार। कौन है मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कुछ नवाचार? सुगम यह एक एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों के भुगतान के प्रबंधन हेतु किया जाता है। जैसे सुगम की अगर बात करें, यह एक एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों के भुगतान के प्रबंधन हेतु किया जाता है। जेनेसिस जनरल इलेक्शन सिस्टम जेनेसिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्वाचन के दौरान पूरे भारत में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों उनके कार्यालय और जिला केंद्रों अन्य से डाटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जेनेसिस की अगर बात करें, जनरल इलेक्शन सिस्टम जेनेसिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्वाचन के दौरान पूरे भारत में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य और जिला केंद्रों से डाटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीविजिल की अगर बात करें, सीविजिल की अगर बात करें, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निश्चित की गई है जिसके द्वारा आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन की रिपोर्ट नागरिकों द्वारा दी जाती है। सीविजिल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विकसित की गई है जिसके द्वारा आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन की रिपोर्ट नागरिकों द्वारा दी जा सकेगी। देखो वीजीए नवाचार केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया गया है। वीजीए नवाचार केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कराया गया। फिर देखो संविधान के अनुच्छेद 316(2) में उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 316(2) में उल्लेख है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक पद पर बने रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316(2) में उल्लेख है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो पद पद पर बने रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 319 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त के पश्चात पुनः नियुक्ति नहीं किए जा सकते, परंतु यूपीएससी के सदस्य इस आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 319 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त के पश्चात पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, परंतु यूपीएससी के सदस्य इस आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। देखो यूपीएससी के सदस्य केवल संघ राज्य लोक सेवा आयोग के ही अध्यक्ष नियुक्ति के पात्र होंगे। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे। यूपीएससी के सदस्य केवल संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के ही अध्यक्ष नियुक्ति के पात्र होंगे। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे। फिर देखिए संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत यूपीएससी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा दिए गए कार्य का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे दे। इसके अतिरिक्त उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिसके लिए आयोग उनकी सलाह नहीं मानी गई हो, उसी राष्ट्रपति के कानूनों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति इन दोनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत यूपीएससी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा दिए गए कार्य का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे। इसके अतिरिक्त उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिसके लिए आयोग की सलाह नहीं मानी गई हो, इतिहास एक कानूनों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति इन दोनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। देखो इन विषय में यूपीएससी के कार्य से प्रतिभागी किसी जाति की नियुक्ति के विषय में आरक्षण देना कौन सा है? निम्न विषय यूपीएससी के कार्य से प्रतिभागी कुछ जाति की नियुक्ति के विषय में आरक्षण देना, किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्ति के संबंध में यदि 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करे तब, किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्ति के संबंध में यदि 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करे तब। ग्रुप डी व ग्रुप सी की सेवाओं के चयन संबंधी है। ग्रुप डी और सी की सेवाओं के चयन संबंधी मामले। देखो ऐसा पता पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों द्वारा सक्षम पद
प्राधिकारी दिया जाता है। शिक्षण प्राधिकारी ऐसे प्रस्ताव को संबंधित संस्था को भेजेगा यथा सरपंच उप सरपंच हेतु पंचायत को प्रस्ताव देने के 30 दिन में बैठक बुलाएगा तथा ऐसे बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 70 दिन पूर्व देगा। बैठक की अध्यक्षता सक्षम अधिकारी बैठक की गणपति मतदान हेतु पात्र व्यक्तियों की 1/3 संख्या देखकर बैठक में विचार विमर्श हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बैठक में विचार विमर्श हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि प्रस्ताव हम 3/4 बहुमत से पारित हो जाए तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका अगर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा इसी के साथ समाप्त लिखित हो जाएगा। यदि प्रस्ताव जो है 3/4 बहुमत से पारित हो जाए है तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी कार्यालय में बोर्ड पर नोटिस बोर्ड में जनता को उस साल तक प्रकाशित करवाएगा इसी के साथ समाप्त लिखित हो जाएगा। फिर को नोट के बाद यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता या बैठक नहीं होता तो इसके 1 वर्ष के भीतर ऐसा प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है या बैठक नहीं होता है तो उसके 1 वर्ष के भीतर ऐसा प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जाएगा। फिर देखो दूसरा ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने से 2 वर्ष का में नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। देखो भारत में पंचायतों का गठन संविधान के लागू होने के बाद से ही किया जा रहा है। भारत में पंचायतों का गठन संविधान के लागू होने के बाद से ही किया जाता रहा है। राजस्थान में सन 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। इसी प्रकार से 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो राजस्थान में सन 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। इस प्रकार सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया दिया यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। फिर देखो पंचायती राज हेतु कुल समितियां मध्यप्रदेश के अगरवादी अशोक महिला समिति जो है 1977, जीवी के राव समिति जो है 1985, एमएल सिंह समिति 86, गोडगिल समिति 88, अशोक मेहता समिति जो है 1977, जीवी जीवी के राव समिति 1985, एमएल सिंह समिति जो है 1986, गोडगिल समिति 1988। भारत में मानव अधिकार के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। देखो भारत में मानव अधिकार के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद द्वारा अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। अतः यह संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद और अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। अतः यह एक सांविधिक निकाय है। स्व प्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करें। किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मानव मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करना है। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करने की सभी न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त है। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करने की सभी न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त है। आयोग को किसी अन्य मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं। आयोग किसी अन्य मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं है जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं है जिसे गठित हुए कितना हो गया 1 वर्ष से अधिक हो गया। विधिक नगरीय निकाय की शक्तियां और प्राधिकार से संविधान अनुच्छेद 283 दंड के प्रावधान शहरी निकायों के कार्य और शक्तियों में वृद्धि हेतु संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। नगरीय निकायों की शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 293 डब्ल्यू के प्रावधानानुसार शहरी निकायों के कार्य और शक्तियों में वृद्धि हेतु संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए। हर्ष नगरीय योजना जिसमें एक शहरी योजना भी है। अच्छा नई योजना जिसमें कौन है शहरी योजना में। दूसरा है भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण। दूसरा कौन सा भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना। कौन सा आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की योजना। चौथा है सड़क कौन सा सड़क है। पांचवा है घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोग हेतु जल प्रबंधन। पांचवा कौन सा है घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोग हेतु जल प्रबंधन। फिर छठा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सफाई एवं कचरा प्रबंधन। छठा कौन सा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सफाई एवं कचरा प्रबंधन। सत्रह है 7 है अग्निशमन सेवाएं। 7 कौन सा अग्निशमन सेवाएं। 8वां कौन सा नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन। 8वां कौन सा नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन। 9 समाज के विशिष्ट आवश्यक वाले कार्यों के हित का संरक्षण। 9 समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हित का संरक्षण। 10 है
गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम 10 गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम 11 शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम 11 शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम 12 सार्वजनिक उद्यान खेल मैदान इत्यादि विकसित करना है 12 बनता है सार्वजनिक उद्यान खेल मैदान इत्यादि विकसित करना 13वां है सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यप्रद पहलुओं का विस्तार 13वां होता है सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यप्रद पहलुओं का विस्तार 14 है शमशान कब्रिस्तान एवं विद्युत शवदाह गृहों का प्रबंधन करना 14 को है शमशान कब्रिस्तान एवं विद्युत शवदाह गृहों का प्रबंधन करना 15 है कांजी गृहों का प्रबंधन 15 को है कांजी गृहों का प्रबंधन 16 जन्म मृत्यु का पंजीकरण 16 को है जन्म मृत्यु का पंजीकरण 17 है रोड लाइट पार्किंग बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार 17 है रोड लाइट पार्किंग बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार 18 है वध शालाओं चमड़ा उद्योग का विनियमन 18वां कौन सा वध शालाओं चमड़ा उद्योग का नियमन फिर देखो प्रावधान की अगर बात करें राज्य निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 243 के नगर पालिका आदि की शक्तियों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 नगर पालिका का गठन की अगर बात करें अनुच्छेद 243 कौन सा 243 नगर पालिकाओं की अवधि की अगर बात करें तो अवधि जो है वो है 243 ठीक है अनुच्छेद 324 संसद प्रत्येक राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संबंधी कार्य कार्य निर्वाचन आयोग होगा निर्वाचन आयोग मूलतः एक सदस्य निकाय था निर्वाचन आयोग क्या था मूलतः एक सदस्य निकाय था 16 अक्टूबर 1989 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई 16 अक्टूबर 1989 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दो उनके साथ दो और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई कांग्रेस आई सरकार ने 1 जनवरी 1990 को अन्य निर्वाचन आयुक्तों का पद समाप्त कर इसे पुनः एक सदस्य निकाय बना दिया कांग्रेस आई की सरकार ने 1 जनवरी 1990 को अन्य निर्वाचन आयुक्तों का पद समाप्त कर इसे पुनः एक सदस्य निकाय बना दिया या फिर अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने निर्देश जारी करके उसे पुनः 3 सदस्यीय निकाय एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया 1 अक्टूबर 1995 को राष्ट्रपति के निर्देश जारी करके उसे पुनः 3 सदस्यीय निकाय एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य दो दो अन्य दो दो अन्य निर्वाचन आयोग बना दिया वर्तमान में भी अभी ये 3 सदस्यीय निकाय वर्तमान में भी अभी ये 3 सदस्यीय निकाय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि वित्तीय सेवा शर्तें और पदावधि आदि इनके अगर बारे में देश के अनुसार काउंसिल समिति के अध्यक्ष कानून मंत्री आते हैं देश के अनुसार काउंसिल समिति के अध्यक्ष कानून मंत्री ये होते हैं बात यह है कि भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी फिर न क्या बात की देखिए पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण एक सहयोगात्मक महत्वपूर्ण विकास प्रक्रिया पर्यवेक्षण के एक सहयोगात्मक महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना है न कि केवल नियंत्रण या दोष न कि केवल नियंत्रण या दोष शैक्षणिक पर्यवेक्षण विकासात्मक प्रकृति का होता है शैक्षिक जो शैक्षिक पर्यवेक्षक विकासात्मक प्रकृति का होता है इसका उद्देश्य संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना है इसका उद्देश्य संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना है शैक्षिक पर्यवेक्षण एक निरंतर चलने वाली सतह प्रक्रिया है शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण एक निरंतर चलने वाली सतह प्रक्रिया है पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण रचनात्मक एवं सुधारात्मक होता है पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण जो है क्या होता है रचनात्मक और सुधारात्मक होता है जो परीक्षण का दृष्टिकोण रचनात्मक एवं सुधारात्मक होता है इसमें रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है इसमें क्या है रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है शिक्षकों को सकारात्मक सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है शिक्षकों को सकारात्मक और सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है शैक्षिक पर्यवेक्षण मानवीय संबंधों पर आधारित होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है मानवीय संबंधों पर आधारित है यह समान सहानुभूति विश्वास पर आधारित होता है शैक्षणिक पर्यवेक्षण मानवीय संबंधों पर आधारित होता है यह समान सहानुभूति विश्वास पर आधारित होता है तो शैक्षिक पर्यवेक्षण में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है यह नवीन शिक्षण विधियों तकनीकों और शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देता है यह नवीन शिक्षण विधियों तकनीकों और शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देता है यह प्रशिक्षण विकास उन्मुख होता है यह प्रशिक्षण विकास उन्मुख होता है कार्यशाला शिक्षण शिक्षण सम्मेलन आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करता है कि देखो यह प्रशिक्षण विकास उन्मुख होता है कार्यशाला सूक्ष्म शिक्षण सम्मेलनों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करता है प्रोत्साहित करता है यदि शिक्षक को समस्या समाधान नवाचार और कौशल विकास में मार्गदर्शन सहायता देता है यह
यह शिक्षकों को समस्या समाधान, नवाचार और कौशल विकास में मार्गदर्शन और सहायता देता है। इसका स्वरूप परिणात्मक होता है। यह शिक्षकों के परिश्रम, समग्र एवं नवाचार के लिए प्रेरित करता है। इसका स्वरूप परिणात्मक होता है। यह शिक्षकों को परिश्रम, संपन्न एवं नवाचार के लिए प्रेरित करता है। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान व प्रजातांत्रिक प्रदर्शन पर आधारित होता है। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रजातांत्रिक दर्शन पर आधारित होता है। पर्यवेक्षक जो है परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। पर्यवेक्षक जो है परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह उचित निर्देशन देकर श्रेष्ठ नेतृत्व व उच्च कौशल का विकास करता है। यह उचित निर्देशन देकर श्रेष्ठ नेतृत्व एवं उच्च कौशल का विकास करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। देखो, निरीक्षक को मानवीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। निरीक्षक को क्या है, मानवीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूरा करना चाहिए। निरीक्षक का कार्य ये निरीक्षक का कार्य बजाय निर्णय के सुझाव देना है। निरीक्षक का कार्य जो है बजाय निर्णय के क्या देना है, सुझाव देना है। निरीक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा अन्य विधियों का ज्ञान होना चाहिए। निरीक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा अन्य विधियों का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान विचारधारा के अनुसार निरीक्षक को निरीक्षण से हटकर एक पर्यवेक्षणकर्ता, सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए। वर्तमान विचारधारा के अनुसार निरीक्षक को निरीक्षण से हटकर एक पर्यवेक्षणकर्ता, सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए। इससे उसे केवल कर्मियों को ही नहीं देखना है, उसे केवल कर्मियों को ही नहीं देखना, वरन अच्छे पहलुओं को खुल प्रोत्साहन देना है। वरन क्या है, अच्छे पहलुओं को भी प्रोत्साहन देना है। मानो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी विशेष निरीक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया। मानवीय शिक्षा आयोग ने भी विशेषज्ञ निरीक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया और शिक्षा आयोग ने प्रशासकीय तथा शैक्षिक कार्यों की देखभाल के लिए प्रत्येक अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग ने प्रशासकीय तथा शैक्षिक कार्यों की देखभाल के लिए प्रत्येक अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। फिर रचनात्मक सृजनात्मक पर्यवेक्षण की अगर बात करें कि बिल्कुल सुपरविजन, रचनात्मक और सृजनात्मक पर्यवेक्षण की अगर बात करें कि बिल्कुल सुपरविजन आधुनिक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सर्वेक्षण है। आधुनिक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकार का पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग करता है। यह पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग करता है। इसमें पर्यवेक्षकों का व्यवहार सहयोगी होता है। इसमें पर्यवेक्षकों का व्यवहार क्या होता है, सहयोगी होता है। शिक्षक अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं, शिक्षक जो है अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं एवं यह शिक्षकों को पहल करने और नवाचार करने के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा प्रदान करता है। यह शिक्षकों को पहल करने और नवाचार करने के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा जो है प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत सृजनशीलता एवं मौलिकता का विकास करता है। क्या करता है, यह व्यक्तिगत सृजनशीलता और मौलिकता का विकास करता है। इसमें व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। यह एक अच्छे शैक्षिक और सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। यह एक अच्छा शैक्षिक और सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। यह शैक्षिक पर्यवेक्षण सहकर्मी से सहकर्मी पीयर टू पीयर के रूप में होता है। यह शैक्षिक पर्यवेक्षण सहकर्मी से सहकर्मी पीयर टू पीयर के रूप में होता है। देखो, सुधारात्मक या संशोधनात्मक पर्यवेक्षण, सुधारात्मक या संशोधनात्मक पर्यवेक्षण, करेक्टिव सुपरविजन, यह नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। क्या होता है, यह नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक का लक्ष्य कमियां या त्रुटियां खोजना होता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक का लक्ष्य कमियां और त्रुटियों को खोजना होता है। विद्या शिक्षक कक्षा की स्थिति, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण आदि सभी प्रकार के विद्यालयों के कार्यों में कमियां या त्रुटि पर ध्यान नहीं देता, उनके उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाता है। पर्यवेक्षक जो है शिक्षक कक्षा की स्थिति, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख, संधारण आदि सभी प्रकार के विद्यालयों के कार्यों में कमियां या त्रुटियों पर ध्यान देता है, उन्हें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाता है। इसमें पर्यवेक्षक द्वारा किसी प्रकार का लाभ कार्य या रचनात्मक सुझाव नहीं दिया जाता है। इसमें पर्यवेक्षक द्वारा किसी प्रकार का लाभकारी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया जाता है। इससे अनुशासन, नियमितता और समय पालन बढ़ता है। इससे अनुशासन, नियमितता और समय पालन बढ़ता है। इसे शिक्षकों में और हतोत्साह होता है तथा नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसे शिक्षकों में व्यय और हतोत्साह होता है और नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह सृजनशीलता एवं विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यह सृजनशीलता एवं विकास में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। कि देखो, नैदानिक पर्यवेक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया, नैदानिक पर्यवेक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें 5 चरण होते हैं। जिसमें कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। पूर्व अवलोकन सम्मेलन, पाठ्य उद्देश्य, विद्या और अवलोकन बिंदु तय करना। पूर्व अवलोकन सम्मेलन, पाठ्य उद्देश्य, विद्या अवलोकन के बिंदु तय करना। दूसरा है कक्षा अवलोकन, सहमत बिंदुओं पर शिक्षण अवलोकन और डेटा संग्रह। कक्षा अवलोकन, सहमत बिंदुओं पर शिक्षण का अवलोकन और डेटा संग्रह। विश्लेषण के बाद सभी डेटा का व्यवस्थित विश्लेषण, श्रृंखला के बाद संकलित डेटा का व्यवस्थित विश्लेषण। कक्षा अवलोकन समझने की अगर बात करें, कक्षा अवलोकन समझने की अगर बात करें, रचनात्मक प्रतिवेशी द्वारा शिक्षण सुधार
कौन सा रंगाता पट्टी वस्तु द्वारा चित्रित होता है। भाषा संबंधी विश्लेषण की अगर बात करें तो भाषा शास्त्र संबंधी विश्लेषण की अगर बात करें पर्यवेक्षक द्वारा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आत्म मूल्यांकन पर्यवेक्षक के द्वारा प्रक्रिया की प्रभावशीलता आत्म मूल्यांकन। देखो अन्य वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के चार आधार बताए अय्यर जो उन्होंने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के चार आधार बताए थे लचीलापन होना चाहिए नियोजन होना चाहिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए मूल्यांकन क्या है लचीलापन है नियोजन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। देखो बोर्ड की अगर बात करें शिक्षा समिति की है आशाई पूर्व भूमिका बोर्ड की अगर बात करें उसकी बोर्ड की शिक्षा समिति की SIQ में भूमिका अगर बात सभी स्तरों पर होने वाली फाइल इनिशिएटिव को तकनीकी सहायता प्रदान करना सभी स्तरों पर होने वाली फाइल इनिशिएटिव को तकनीकी सहायता प्रदान करना जिला के लिए सहायता साथियों को पहचानना अभिमुखीकरण करना स्थान देना निगरानी करना जिला के लिए सहायता साथियों को पहचानना अभिमुखीकरण करना स्थान देना और निगरानी करना कंस्ट्रक्शन मैनुअल मॉड्यूल मॉड्यूल लर्निंग गतिविधियां अन्य पूरक सामग्री का विकास करना है कंस्ट्रक्शन मैनुअल मॉड्यूल लर्निंग गतिविधियां अन्य पूरक सामग्री का विकास करना है क्षमता निर्माण प्रक्रिया हेतु प्रमुख संसाधन एजेंसी बनाना क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं हेतु क्या है प्रमुख संसाधन एजेंसी बनाना है सहयोग से काम करना है क्या सहयोग से काम करना SIERT तथा डाइट को मजबूत करना है SIERT तथा डाइट को मजबूत करना है तो देखो वर्तमान संरचना के आदिवासी स्कूल शिक्षा जो है वो सभापति आयुक्त निदेशक पंचायती राज सदस्य निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सदस्य निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य निदेशक साक्षरता एवं विकास विभाग सदस्य निदेशक साक्षरता एवं सतत विकास विभाग सदस्य अनुशासन सचिव वित्त के विभाग में अनुशासन सचिव की विभाग अनुशासन सचिव वित्त विभाग के सदस्य निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग सदस्य निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के सदस्य निर्देशक स्टेशनरी एवं मुद्रण सदस्य निर्देशक स्टेशनरी एवं मुद्रण सदस्य सचिव राजस्थान राज्य के पाठ्य पुस्तक मंडल सचिव है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल फिर है 10 है सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव सदस्य सचिव निर्देशक संस्करण पद है निदेशक संस्करण शिक्षा निदेशक संस्करण सदस्य फिर देखो राजस्थान सरकार के आदेश संख्या 11/7 शिक्षा ग्रुप के तहत दिनांक है 31 दिसंबर 1975 के अनुसार गठित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के इका के अनुच्छेद अनुच्छेद 19 सेकंड ए के अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की 85% मंडल के कार्यों से संबंधित सेवा तथा आप पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और उनके आचरण के बारे में अपनी बैठक दिनांक 16 जून 1989 में कर्मचारी सेवा अनुशासन व आचरण नियम निश्चित किए अनुशासन व आचरण नियम निश्चित किए जो 1 सितंबर 1989 से प्रभावी हुए 1 सितंबर 1989 से प्रभावी देखो SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन क्या स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन देखो लहर कक्षा के बाद SIQE के अंतर्गत 1 से 5 की सभी कक्षाओं के लिए लहर कक्षा की स्थापना की जानी है SIQE के अंतर्गत 1 से 5 की सभी कक्षाओं के लिए लहर कक्षा की स्थापना की जानी है जिसमें उस कक्षा से संबंधित शिक्षक सामग्री सभी स्तरों उनके बच्चे के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की और छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौने आदि की होनी चाहिए ताकि शिक्षण क्रिया में बच्चे आनंद का अनुभव कर सके देखो SIQ के अंतर्गत 1 से 5 की सभी कक्षाओं के लिए लहर कक्षा की स्थापना की जानी है जिसमें उस कक्षा से संबंधित स्टेशन सामग्री सभी स्तर के बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर गेम बोर्ड छोटे बच्चे के लिए खेल खिलौने आदि होनी चाहिए ताकि शिक्षण क्रिया में बच्चे आनंद का अनुभव कर सके फिर देखें 4 पिलर्स ऑफ SIQ की अगर बात करें पेडागोजी शिक्षण शास्त्र परिवर्तन गतिविधियों आधारित बाल केंद्रित शिक्षण सतत व्यापक मूल्यांकन यह मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कठोर प्रक्रिया और तर्क आविष्कारों के आकलन के आधार पर विकसित हुआ है यह मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कठोर प्रक्रिया और तर्क पक्षकारों के आकलन के आधार पर विकसित हुआ है देखो कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें तो है क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा एक जनकल दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षक समर्थन प्रत्येक 22 से 25 स्कूलों के लिए एक रिसोर्स स्कूल की पहचान की गई प्रत्येक 22 से 25 स्कूलों के लिए एक रिसोर्स स्कूल की पहचान की गई है जहां प्रत्येक विषय के लिए नियमित मासिक बैठक आयोजित की जा सके प्रत्येक 20 से 25 स्कूलों के लिए एक रिसोर्स स्कूल की पहचान की गई है जहां प्रत्येक विषय के लिए नियमित मासिक बैठकें
आयोजित की जा सके। देखो मैनेजमेंट या प्रबंधन की अगर बात करें, कौन सा मैनेजमेंट या प्रबंधन की अगर बात करें, तो जिला ब्लॉक का नियोजन क्रियान्वयन तथा रिसोर्ट सुपरविजन तक पहुंच। जिला या ब्लॉक नियोजन क्रियान्वयन तथा सपोर्ट सुपरविजन तक पहुंच। क्षेत्र पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में अमुखीकरण। क्षेत्र पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में अभिमुखीकरण। ओरिएंटेशन संयुक्त और संज्ञात्मक संज्ञात्मक निगरानी, संयुक्त और संज्ञात्मक निगरानी। देखो इनकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, इसकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, शिक्षा विकास राज्य में शैक्षणिक, जैसे तो एस आई आर टी, आर सी आर टी, ऐसा में शैक्षणिक नेतृत्व जो है एस आई आर टी, एस सी आर टी, जिले में शैक्षणिक नेतृत्व डाइट, जिला स्तर पर एमटीएस का एक समूह विकसित करना, जिला स्तर पर एमटीएस का एक समूह विकसित करना। देखिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट एसआईटी में भूमिका की बात करें, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अपने सभी प्रशिक्षणों में सीसीई पद्धति ई को शामिल करना, अपने सभी प्रशिक्षणों में क्या है सीसीई पद्धति में को शामिल करना, अकादमिक निर्देशकों के रूप में काम करना और क्या है अकादमिक निर्देशकों के रूप में काम करना, जिला स्तरीय संसाधनों का सहयोग देने के लिए यूनिसेफ बोर्ड शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अभियंता डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो डीएसएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला संसाधनों का सहयोग देने के लिए यूनिसेफ बोर्ड शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अभियंता डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो डीएसएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। डीएसएफ कार्यक्रम के नियोजन क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करना। डीएसएफ कार्यक्रम के नियोजन क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग वे मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करेगा। कि देखो जब अधिक पास में दो काम हुए तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए पास परफेक्ट हेड वी थ्री का प्रयोग करते हैं। मेहमानों के आने से पहले ही मेजबान खाना तैयार कर लिया था, मेजबान ने तैयार कर लिया था। देखो सिंस होनी यह दर्शाता है कि काम सुबह से लगातार चल रहा है, सिंस होनी यह दर्शाता है कि काम वो सुबह से लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट की सीसी की परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा। यदि का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन इसके साथ किया जाता है, यदि का प्रयोग जो है नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन के साथ किया जाता है। तो यहाँ भी दो मुतकालिक कार्यों का वर्णन है, यहाँ भी क्या है दो मुतकालिक कार्य वर्णन। शिक्षक ने अपने लेक्चर घंटे बजने से पहले ही समाप्त कर लिया था, शिक्षक ने क्या अपना लेक्चर घंटे बजने से पहले ही समाप्त कर लिया था, इसलिए पहले हुए कार्य लेक्चर खत्म होने के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद वाले घंटे बजने के लिए सिंपल वास्ट का प्रयोग होगा। तो भाई पहले वाले के लिए क्या है पास्ट परफेक्ट, कौन सा है पीपी और पीएस, और पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। फिर देखो अगर बात करें खेल की कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री है किसी का आपको देखा है हाल के वर्णन के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। खेल की कमेंट्री की स्पोर्ट्स कमेंट्री या किसी के अंक को देखी घटना देखे हाल का वर्णन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए दिस इज द टाइम या दिस इज द सेकंड टाइम, जैसे वाक्यांश के बाद हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज या हैव दूसरी का प्रयोग किया जाता है। कैसे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कैसे आता है ये का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से ये तीन वाक्य सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन से एक वर्तमान के प्रति बताना सेकंड के अभी हो रहे भुगतान को दर्शाता है और भविष्य के लिए एक निश्चित निर्णय को व्यक्त करता है। और कौन सा भविष्य के लिए एक निश्चित निर्णय को व्यक्त करता है। फिर देखो लॉजिकल के साथ नकारात्मक प्रीफिक्स उपसर्ग इलॉजिकल जुड़ता है और एक्सेप्टेबल के साथ अनएक्सेप्टेबल जुड़ता है। दोनों शब्द के अर्थ को विपरीत बना देते हैं। लॉजिकल के साथ नकारात्मक प्रीफिक्स उपसर्ग और इलॉजिकल प्रीफिक्स और या उपसर्ग इलॉजिकल जुड़ता है। एक्सेप्टेबल के साथ अनएक्सेप्टेबल अन अनएक्सेप्टेबल जुड़ता है। दोनों शब्द के अर्थ विपरीत बना देते हैं। कंप्लीट कंप्लीट के लिए सही नकारात्मक वाला प्रीफिक्स या उपसर्ग इनकम्प्लीट होता है। सेटिस्फैक्टरी के लिए अनसेटिस्फैक्टरी का प्रयोग है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार सही है। कंप्लीट के लिए सही नकारात्मक प्रीफिक्स उपसर्ग इनकम्प्लीट और सेटिस्फैक्टरी के लिए अनसेटिस्फैक्टरी का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार होता है। फिर एक दूसरी क्रिया को संज्ञा नाम को बदलने के लिए सही सफिक्स डिसीजन है। डिसाइड क्रिया को संज्ञा नाउन में बदलने के लिए सही सफिक्स आई ओ एन डिसीजन है जो कि नाउन में जुड़ जाती है। ये कौन सी थी हमारी वर्ब थी। इस डिसाइड जो है वर्ब थी नाउन का क्या करेंगे डिसाइड में हम आई ओ जोड़ देंगे तो डिसीजन हो जाएगा तो नाउन बन जाएगा। इस प्रकार से ये विशेषण के लिए सही सफिक्स नेस है। सही सफिक्स कौन सा है नेस पे नेस का प्रयोग
अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार उचित है। ये देखो परसिस्ट के लिए सही सफिक्स ईएनसी ई परसिस्टेंस है। और परसिस्ट के लिए सही सफिक्स क्या है सही सफिक्स ईएनसीई ईएनसीई परसिस्टेंस है। रिलेवेंट के लिए सीई रिलेवेंस है। रिलेवेंस है रिलेवेंट के लिए सीई रिलेवेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों शब्द यहाँ संज्ञा के रूप में वाक्य के अर्थ को पूर्ण करते हैं। ये दोनों शब्द संज्ञा यहाँ संज्ञा के रूप में वाक्य के अर्थ पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।